हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुभम कुमार मैथ को मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था रजिया सुल्तान के बारे में। जो रजिया सुल्तान का शासनकाल चलता है 1236 से लेके 1240 तक दोस्तों। 1240 या 1236 से लेके 1240 तक। लेकिन रजिया सुल्तान ने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें अपन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो रजिया सुल्तान में सबसे पहले तो क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले फर्स्ट महिला यानी कि प्रथम महिला कौन थी, रजिया सुल्तान। इसके बाद उसने दो अपने करीबियों को इख्तियार नियुक्त किया गया था, जिसका पहला करीबी का नाम था एतगीन। एतगीन को बदायूं का इख्तियार नियुक्त किया गया था। इसके बाद दूसरे करीबी का नाम था अल्तुनिया। अल्तुनिया को पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर, जो भटिंडा है, उसका इख्तियार नियुक्त किया गया था। और इसके बाद चलते हैं, इसका एक प्रेमी था जो इल्तुतमिश की अश्वशाला में काम किया करता था। घोड़े को नहाना या उनकी साफ सफाई और देखरेख का काम किया करता था। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तान रजिया सुल्तान बनी, तब यही काम और रजिया सुल्तान के साथ भी किया करता था। लेकिन रजिया सुल्तान इससे प्रेम किया करती थी, इसलिए रजिया सुल्तान का प्रेमी भी कहा जाता है। इसका नाम था याकूत खां। याकूत खां जो रजिया सुल्तान का करीबी था, और इसको एक पद दे दिया जिसे अमीर याकूत कहा गया है। यानी कहने का मतलब कि जो रजिया सुल्तान की अश्वशाला थी उसका इसे प्रधान बना दिया गया है। और इसके बाद 1240 में जो अल्तुनिया का शासक रहता है, अल्तुनिया जो शासक था पंजाब के भटिंडा का, उसने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद वह पंजाब का स्वतंत्र शासक बन गया। इसके बाद इसी विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान और याकूत खान उसके पास गए, और वहां पर फिर भी एक विद्रोह हुआ या आक्रमण हुआ, जो रजिया सुल्तान की सेना परास्त होते हुए दिखी और अल्तुनिया ने याकूत खां की हत्या कर दी। इसके बाद रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया। रजिया सुल्तान को बंदी बनाने के बाद यह खबर किसको मिली, बहराम शाह को। बहराम शाह को जब यह खबर मिली तो वह बहुत खुश हुआ और 1240 में वह सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद अल्तुनिया ने रजिया से दो शर्तें रखी, या तो दिल्ली सल्तनत का शासन हमारे हाथों में सौंप दो या फिर मुझसे शादी कर लो। तो रजिया सुल्तान ने सोचा अगर इसको सीधे सीधे हम दिल्ली सल्तनत का शासन अल्तुनिया को सौंप देंगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी दिल्ली सल्तनत के लिए। तो इसके बाद उसने अल्तुनिया से शादी कर ली और दोनों अपने दिल्ली की ओर बढ़ गए, क्योंकि दिल्ली में जो बहराम शाह सिंहासन पर बैठा था उसको हटाना था और दिल्ली में राज करना था। इसके लिए वो जैसे ही यह खबर पड़ी किसको, बहराम शाह को, तो बहराम शाह ने क्या किया, बहराम शाह ने जो दल चालीसा था उसके 40 सरदारों को भेज दिया कि रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दो। तो रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो हरियाणा के कैथल था वहां पर एक टेंट लगा के विश्राम कर रहे थे। तो दल चालीसा गया, वहां पर 40 सैनिक गए और उसकी हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तो इसके बाद फिर सुल्तान कौन बना था, बहराम शाह, जो 1240 से 1242 तक। कहानी अपनी दोस्तों यहीं तक रुकी पड़ी हुई थी। तो चलिए कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक डालते हैं। बहराम शाह जो अगला दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बना था, 1240 से 1242 तक शासन किया था इसने। कब तक, 1240 से 1240। ज्यादा शासन नहीं किया इसने, 2 ही वर्ष शासन किया। लेकिन इसने ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक पॉइंट है, इसने दिल्ली सल्तनत में नायब ए अलकात पद की शुरुआत की।
पद की शुरुआत की। किसने? बहराम शाह ने। बहराम शाह ने दिल्ली सल्तनत में एक पद बनाया जो नायब ए अलकात के नाम से जाना जाता था। नायब ए अलकात के नाम से जाना जाता था। इस पद का मेन कारण क्या था? जो दल चालीसा होता था, दल चालीसा, ये तुर्कान ए चहलगानी, इसका नाम एक और नाम था, क्या था? तुर्कान ए चहलगानी। इसको तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था दोस्तों, या दल चालीसा। लेकिन जो दल चालीसा का प्रमुख यानी हेड, जो प्रमुख का पद होता था, उसको क्या कहते थे? प्रमुख का पद होता था उसे कहते थे नायब ए अलकात। नायब ए अलकात, तो सबसे पहले इसने बहराम शाह ने नायब ए अलकात का पद किसको यक्तगीन किया? यानी किसको किया? यक्तगीन को नियुक्त किया। यक्तगीन को नियुक्त किया। यानी कि इसने क्या किया? बहराम शाह ने यक्तगीन को नायब ए अलकात के पद पर नियुक्त किया। और जो दल चालीसा का प्रमुख हेड हुआ करता था वो कौन था? यक्तगीन। यक्तगीन के ही देख रेख में ये दल चालीसा काम किया करता था। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और डालिए, ध्यान रखिए, 1241 में मंगोल आक्रमण। में मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण हुआ। ये कौन सा था? द्वितीय मंगोल आक्रमण। दिल्ली सल्तनत पर द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ जो 1241 में हुआ था और बहराम शाह के शासन में हुआ था। लेकिन मंगोल आक्रमण पराजित हो गए और बहराम शाह की हत्या किसने की थी? इसी के बाद बहराम शाह की हत्या की थी किसने? 1242 में इसी के भतीजे यानी कि रुकनुद्दीन के लड़के ने या भतीजे ने, इसका नाम था मसूद शाह, जिसका नाम क्या था? मसूद शाह। मसूद शाह ने किसकी हत्या कर दी थी? बहराम शाह की। और सिंहासन पर बैठ गया 1242 से 1246 तक। दोस्तों 1242 से 1246 तक यह सिंहासन बैठा और इसने 4 साल शासन किया या सुल्तान बना। 1242 में सुल्तान बना और 1246 तक रहा। इसके बाद दोस्तों इसके बारे में या इसने कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कराए हैं, ये तो बस सिंहासन पर बैठा रहा और शासन चलाता रहा। जैसी नीति बनी थी वैसे ही नीति पर कार्य करता रहा। इसके बाद 1246 में एक और 1246 में नसीरुद्दीन ने क्या कर दी? मसूद खां की या मसूद शाह की हत्या कर दी। और 1246 से 1265 तक इसने शासन किया। दोस्तों इसके बारे में भी कुछ ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए अगली, नसीरुद्दीन अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, नसीरुद्दीन। इसने कहां से कहा कि अब 1246 से 1265 तक किया। सबसे पहले इसने अपना एक वजीर नियुक्त किया। दोस्तों सबसे पहले इसने वजीर नियुक्त किया, जिसे किसे किया था? बलबन को।
पहला पॉइंट डालिए इसमें, वजीर। वजीर किसे नियुक्त किया? बलबन को। बलबन को वजीर नियुक्त किया। वजीर करने के बाद इसने दोस्तों एक उपाधि दी थी, उपाधि दी थी क्या? उलूग खां। उलूग खां की इसने उपाधि दी थी दोस्तों। इसके बाद उलूग खां का विश्व का खान, इस उपाधि का मतलब था विश्व का खान। यानी कहने का मतलब उलूग खां की जो उपाधि दी गई थी, इसका साधारण सी बोलचाल की या भाषा में विश्व का खान कहा जाता था। किसको? बलबन को। बलबन, क्योंकि नसीरुद्दीन जो एक सुल्तान बना था, ये सुल्तान अयोग्य सुल्तान था, ज्यादा कुछ राज चलाने के बारे में ज्यादा कुछ जानता नहीं था और अयोग्य था। लेकिन जो मेन सुल्तान कहा जाता है तो किसको कहा जाता था? बलबन को, क्योंकि बलबन ही इसका सारा कार्य किया करता था, जो वजीर के रूप में नियुक्त था और यही पूरा शासन चलाया। इसने 20 साल शासन चलाया, बलबन ने ही शासन चलाया। देखिए दोस्तों, इस सुल्तान के बारे में एक पॉइंट और लिख लें, इतना गरीब था कि अपनी जीविका चलाने के लिए भी खुद काम किया करता था। तो दोस्तों ये अपनी जीविका चलाने के लिए क्या काम करता था? एक पॉइंट डालिए, यह है मुस्लिम टोपी सिलकर बेचा करता था, और अपनी जीविका का संचालन करता था। और साथ में एक काम और किया करता था, कुरान की आयात, यानी कि कुरानों को ठीक ठाक करके बेचा करता था या उनकी नकल कर कर उन्हें नई बनाकर बेचा करता था। यानी कि कुरान की आयात कर कर और मुस्लिम टोपी सिलकर। दोस्तों एक बार पेपर में आया था, एग्जाम में आया था कि वह दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान बना जो अपनी टोपी, मुस्लिम टोपी सिलकर या बेचा करता था, अपनी जीविका का निर्वहन या संचालन करता था। तो वह था नसीरुद्दीन, जो टोपी सिलकर बेचा करता था और अपनी जीविका का निर्वहन करता था। तो दोस्तों एक पॉइंट और डालिए, कुरानों की आयात किसने की थी? नसीरुद्दीन ने। जो नसीरुद्दीन शाह सुल्तान बना था दिल्ली सल्तनत, इसने कुरानों की आयात करना भी शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ जब बलबन ने सोचा मैंने 20 साल तक इस शासन चलाया, तो इसने बलबन ने एक चाल चली और अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? नसीरुद्दीन से। नसीरुद्दीन को क्या बना लिया? अपना दामाद बना लिया। इसके बाद 1265 में ईस्वी में बलबन ने नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और अगला सुल्तान कौन बन गया? गयासुद्दीन बलबन। तो 1265 में दोस्तों ध्यान रखना, 1265 में बलबन ने नसीरुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बन गया। तो दोस्तों डालिए गयासुद्दीन बलबन। चलिए दोस्तों, तो अगली हेडिंग डालिए, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जिसने शासन किया
1265 से 1287 तक। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया, 1265 से लेकर 1287 तक। तो सबसे पहले इसको एक उपाधि प्रदान की गई थी जो नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा। सबसे पहले से कौन सी उपाधि, उपाधि उलूग खां। दोस्तों मैंने पीछे अभी बताया था कि इसको एक उपाधि प्रदान की गई जो उलूग खां की, इसका नाम था विश्व का खान। विश्व का खान कहा जाता था। एक और बलबन को उपाधि प्रदान की गई जिसका नाम था जिल ए इलाही। इसको कहा जाता था अल्लाह की परछाई। अल्लाह की परछाई, यानी कि बलबन को दो उपाधि प्रदान की गई थी। पहली उपाधि थी उलूग खां जो विश्व का खान कहा जाता था, दूसरी उपाधि थी जिले इलाही जिसे अल्लाह की परछाई कहा गया। दोस्तों इसके बाद इसने क्या किया, सबसे पहला इसका जो इसने सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य करना था इसको, सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिए, ये पॉइंट डालिए कि दिल्ली सल्तनत में तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा, दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी या दल चालीसा का क्या किया, अंत किया। किसने, बलबन ने। सबसे पहले इसने यही काम किया कि जो दिल्ली सल्तनत में 40 सरदार रहते थे वो क्या काम करते थे, बगावत करते थे ज्यादा। तो बलबन ने सबसे पहले तो दल चालीसा या तुर्कान ए चहलगानी का अंत किया और 40 सरदारों की हत्या कर दी। 40 सरदारों की दोस्तों जब हत्या करी तो दिल्ली में विद्रोह हो गया और विद्रोह होने से दिल्ली की जनता बलबन के खिलाफ विद्रोह खोल दिया और बलबन ने फिर इसी को दबाने के लिए बलबन ने लोह और रक्त की नीति का पालन किया या लोह या रक्त की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि बलबन ने ऐलान करवा दिया था कि जिसको इससे दिक्कत हो उसको मेरी तलवार से सामना करना पड़ेगा और मैं लोह और रक्त की बात किया करता था। कौन, बलबन। तो चलिए दोस्तों इसने दल चालीसा का अंत कर दिया। इसके बाद बलबन ने क्या कराया था, लोह और रक्त की नीति का पालन। दिल्ली सल्तनत में लोह और रक्त की नीति को अपनाया या शुरुआत की या पालन किया। तो यानी बलबन ने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले, अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत या लोह या रक्त की नीति का पालन सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन से सुल्तान ने किया था, तो बलबन। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, जो दिल्ली सल्तनत में तो अपनाई थी किसने, बलबन ने। लेकिन दोस्तों नोट लगाकर एक क्वेश्चन डाल लीजिए, जर्मनी में लोह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी। कहने का मतलब एक क्वेश्चन आप लोगों से कर रहा हूं मैं कि जर्मनी में लोह और रक्त की नीति या किसने संचालन की थी या पालन किया था।
किसने किया था दोस्तों? तो मैं बता देता हूं आप लोगों को कि बिस्मार्क। बिस्मार्कों ने क्या किया था? जर्मनी में एकीकरण का काम किया था। एकीकरण का काम करेंगे तो इन लोगों ने जब एकीकरण का काम किया तो इसी को नाम दिया गया था लौह और रक्त की नीति। इसी प्रकार बलबन ने भी काम किया था यही, तो इसलिए बलबन ने भी इसको नाम दिया था लौह और रक्त की नीति। लेकिन अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि भारत में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी, तो किसे मानेंगे आप लोग? एक नाम है जो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनके नाम उन्हें कभी कभी बिस्मार्क भी कहा जाता है या उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। किसके कारण? इसी के कारण, लौह और रक्त की नीति अपनाने के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। यानी कि उनने भी एकीकरण का काम किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो अपनी रियासतें थी उनको एकीकरण किया था, रियासतों का एकीकरण किया था, यानी उनको भारत में मिलाना। तो चलिए दोस्तों, रियासतों के बारे में अपन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी यहां पर बलबन, जो जर्मनी में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। और भारत में लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक और पॉइंट है, चलिए दोस्तों, तो अगला पॉइंट के बारे में मैं बता रहा था आप लोगों को। तो अगला पॉइंट क्या किया बलबन ने? जो बलबन का दरबार हुआ करता था, गद्दी पर बैठा किया करता था, तो जो लोग आते थे इसने तो एक प्रथा का चलन किया जिसका नाम है, अगला पॉइंट आइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पायबोस प्रथा का चलन, पायबोस प्रथा की शुरुआत। दोस्तों सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। सिजदा का मतलब होता है जो बलबन के दरबार में जाता था उसको सिर झुकाना पड़ता था और सिजदा करना पड़ता था। और पायबोस का मतलब है कि लेटकर सुल्तान के पैर छुए, और सुल्तान के सिजदा का मतलब है सुल्तान के सामने झुकना, और पायबोस का मतलब होता है सुल्तान के पास लेटकर उसके पैर छूना। तो सिजदा और पायबोस प्रथा का शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। दोस्तों कुछ पेपर में आ चुका है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पायबोस प्रथा का चलन किसने किया था या शुरुआत किसने की थी? तो दोस्तों आप आंसर डालेंगे बलबन। और बलबन ने इसके साथ एक और ध्यान दीजिए दोस्तों, बलबन ने एक त्योहार मनाना शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में एक नए त्योहार की शुरुआत, की। कौन सा त्योहार था जिसे कहा जाता था नवरोज या नौरोज? नवरोज या नौरोज यह मनाना किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने। दिल्ली सल्तनत में नवरोज या नौरोज जो फारसी नववर्ष पर मनाया जाता है।
फारसी नववर्ष पर मनाया जाता है। कब? हर साल 21 मार्च को, 21 मार्च को मनाया जाता है। हर वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है, नवरोज या नौरोज। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक नए त्योहार की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, जिसे नवरोज या नवरोज कहा जाता था, जो फारसी नववर्ष पर मनाया जाता था, जिसकी शुरुआत 21 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट ध्यान रखिए। 1287 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर द्वितीय आक्रमण हुआ। दिल्ली सल्तनत पर द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ। दोस्तों पहले इसके बारे में अपन समझ लें। 1287 ईस्वी में जो दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण हुआ, तो मंगोल आक्रमण का नियंत्रण कौन कर रहा था? मंगोल आक्रमण का नियंत्रण करने के लिए बलबन का बेटा गया मोहम्मद शहजादा। जो मंगोल आक्रमण में मोहम्मद शहजादा मारा गया और इसके बाद इसी वियोग में बलबन, जो बार बार लोहे और रक्त की नीति की बात किया करता था, जो अपने बेटे के वियोग में मरने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। तो दोस्तों लिखिए इसी पॉइंट में, 1287 में दिल्ली सल्तनत पर द्वितीय मंगोल आक्रमण हुआ, जिसमें या जिसका नियंत्रण करने बलबन का बेटा गया कौन? मोहम्मद शहजादा, जो मारा गया। और बलबन की सेना ने मंगोलों को पराजित करके मंगोल वापस चले गए मंगोलिया की साइड। इसके बाद जो इसका बेटा मारा गया, किसका? बलबन का बेटा मारे जाने के बाद वह दुखी हुआ, अत्यधिक दुखी हुआ। इस दुखी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है 1287 में। यह कहने का मतलब यह है कि जो पुत्र वियोग में, यानी बलबन पुत्र वियोग के कारण वह उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहां से कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा सुल्तान था जो पुत्र वियोग में मारा गया था? तो वह कौन था? गयासुद्दीन बलबन। तो यहां पर एक हेडिंग डालिए, 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। कोष्टक में डाल लो पुत्र वियोग में, पुत्र वियोग में कहने का मतलब या पुत्र के दुख में, या दुखी होकर इसकी मृत्यु हो गई। तो 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। जब इसके बाद अगला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का कौन बना? इसका एक पोता था जिसका नाम था केकूबाद। जो 1287 से 1290 तक शासन या सुल्तान बनता है या शासन करता है। अगला सुल्तान कौन हुआ दिल्ली सल्तनत का? केकूबाद ने क्या किया? यह एक अयोग्य शासन था, और जैसे केकूबाद का संपर्क या
जब केकूबाद ने शासन किया तब एक इख्तियार हुआ करता था पंजाब का। पंजाब का क्या होता था, पंजाब का एक इख्तियार हुआ करता था। इख्तियार कौन था पंजाब का इख्तियार? मलिक फिरोज। मलिक फिरोज यहाँ का इख्तियार हुआ करता था, जो अफगानिस्तान के कबीलों का सरदार हुआ करता था, जो अफगानिस्तान के एक कबीलों का सरदार हुआ। लेकिन मलिक फिरोज ने क्या किया, केकूबाद का विश्वास जीतकर और इसके साथ बगावत करके इसकी हत्या कर दी और इसने सिंहासन पर किसको बिठाल दिया? इसने अगले सिंहासन पर बैठा दिया कैमूर्स को। कैमूर्स जो 1290 में बैठता है, वो कुछ ही दिनों तक शासन करता है। उसके बाद यह कैमूर्स की क्या कर देता है, हत्या करवा देता है और सिंहासन पर कौन बैठ जाता है 1290 में मलिक फिरोज। मलिक फिरोज जो बैठता है तो एक नए वंश की स्थापना करता है। उस वंश का नाम क्या रखता है? खिलजी वंश। सिंहासन पर बैठते ही, जैसे ही यह 1290 में सिंहासन पर बैठता है और एक नए वंश की स्थापना करता है, उसको कहते हैं खिलजी वंश। और एक नए वंश की स्थापना करने के बाद इसका नाम हो जाता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वह अपना नाम रख लेता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जो खिलजी वंश की स्थापना करता है। और खिलजी वंश की शुरुआत कहां से होती है? 1290 से लेके 1320 तक। यानी तो कहने का मतलब है कि खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया मध्यकालीन भारत के इतिहास में। खिलजी वंश ने सबसे, या दिल्ली सल्तनत में क्या किया? खिलजी वंश ने सबसे कम शासन किया। ओनली कितने? 30 वर्ष तक ही शासन किया इसने। और जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों तो कहानी को अपन यहीं खत्म करते हैं आज की। कल अपन पढ़ेंगे खिलजी वंश। हाय दोस्तों, धन्यवाद।